जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लाइकोलिसिस, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पहला टॉपिक होता है। तो हम लोग देखते हैं साथियों कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। तो जब द टर्म ग्लाइकोलिसिस जो है वो डिराइव है दो टर्मिनोलॉजीज से, जो कि हैं ग्लाइकोस मीन्स होता है ग्लूकोज या फिर शुगर, एंड सेकंड टर्मिनोलॉजी है लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब हुआ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का टूटना। तो ग्लूकोज का टूटना क्या होता है साथियों? ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होता है 2 मॉलिक्यूल पायरूविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और ये प्रक्रिया क्या होती है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन को फॉलो करते हुए परफॉर्म होती है। फिर देखते हैं डिफिनीशन क्या हमारा है। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू, किसका कन्वर्जन? ग्लूकोज का। किसमें? इनटू माने में, पायरूविक एसिड, किसमें? पायरूविक एसिड में, थ्रू अ सेवरल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। और किससे होते हुए? एक बहुत सारे यानी एक सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है, जो कि एंजाइम से कैटालाइज्ड होती है। यानी एंजाइम का क्या काम होता है, ये किसी रिएक्शन के रेट को साथियों बढ़ा देता है। तो इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं उनके रेट को बढ़ाने के लिए अलग अलग एंजाइम यूज होते हैं। फिर देखते हैं इट ऑपरेट्स इनटू साइटोसॉल। साइटोसॉल में सेल के साइटोप्लाज्म में साथियों ये चलता है। ग्लाइकोलिसिस जो हमारा चलता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। इट ऑपरेट्स बोथ एरोबिक एंड एनोरोबिक कंडीशन। ये साथियों हमारे क्या होते हैं, एरोबिक, मतलब चाहे ऑक्सीजन उपस्थित हो या ना हो तब भी ये चलते रहते हैं। फिर क्या है, इट इज अ 10 स्टेप रिएक्शन व्हिच आर गिवन बिलो। साथियों ये जो है ग्लाइकोलिसिस हमारा 10 स्टेप का रिएक्शन होता है, जो कि अब हम लोग देखेंगे। तो साथियों आज हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है साथियों? हम लोगों को पता है कि हमारा ग्लाइकोलिसिस जो है वो स्टार्ट होता है ग्लूकोज से, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस है वो खुद बताता है कि हाँ किसका ब्रेक डाउन होना है, ग्लूकोज का। तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो यदि नहीं आ रहा है तो साथियों इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं आज आप लोगों को सबसे आसान तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगा। तो क्या करना है साथियों, आपको 6 कार्बन की एक चेन खींच लेनी है। 6 कार्बन की, यानी 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन की? 6 कार्बन की। और ऊपर क्या करना है, सबसे ऊपर वाले कार्बन को CHO ग्रुप में बनाना है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप लिखना है, CHO। ठीक, CHO हो गया यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया। और सबसे नीचे आना है, फिर यहाँ क्या लिख देना है, CH2OH, CH2OH। उसके बाद क्या करना, नीचे से जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे जाना है और राइट साइड में जो है OH OH H OH लिखना है, OH OH H OH। अब जिस इस साइड में जो जहाँ OH है उसके अपोजिट में H हो जाएगा, और जहाँ H है उसके अपोजिट में OH हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों हमारा ग्लूकोज हो गया। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का। अब क्या होता है, पहले स्टेप में ग्लूकोज से रिएक्ट करने आता है ATP। ATP क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व पैकेट ऑफ एनर्जी। ये हमारा क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहलाता है। अब क्या होता है साथियों, ग्लूकोज से हमारा ATP आता है, इंटरेक्ट करता है यानी रिएक्ट करता है, और एक फास्फेट ग्रुप को निकाल करके हमारे ग्लूकोज में ऐड कर देता है और अपना खुद कन्वर्ट हो जाता है ADP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। और ये सब प्रक्रिया किसके उपस्थिति में होती है? एंजाइम हेक्सोकाइनेज।
हेक्सोकाइनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हेक्सो। और काइनेज ऐसी एंजाइम होती है साथियों जो कि किसी चीज़ को किसी कंपाउंड में जोड़ती है या फिर किसी चीज़ को उसी कंपाउंड से क्या करती है, रिमूव करती है। तो इस तरह से साथियों एक फास्फेट हमारे ग्लूकोज में जुड़ जाने के कारण छठे पोजीशन पे जहाँ एच है यहाँ पे एक पी आकर के यानी फास्फेट आकर के जुड़ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो हम लोग देखते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट, देखिए इसके सेम ग्लूकोज है, केवल छठे पोजीशन यानी 6 पोजीशन पे क्या हुआ, एच की जगह पर पी आ गया, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट हुआ। ये हमारा पहला स्टेप हुआ साथियों। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप, ठीक, ये हमारा क्या है? सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है साथियों? अब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया तो उसके ग्लूकोज 6 फास्फेट में फास्फेट को ऐड होने के लिए कोई CH2OH ग्रुप नहीं बचाता, तो इसलिए हमको क्या करना है, उसको फ्रक्टोज में साथियों कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि फ्रक्टोज में एक और CH2OH ग्रुप होता है जो कि अवेलेबल होता है हमारे किसके लिए, किसके लिए होता है कि यहाँ पे एच की जगह पे फास्फेट आकर के जुड़ जाए। तो इसके लिए जो एंजाइम होता है वो साथियों होता है फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज। फास्फो क्योंकि फास्फेट ऐड हो रहा है तो फास्फो हो जाएगा। हेक्सो क्योंकि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है इसलिए हेक्सो हो जाएगा। और आइसोमेरेज, आइसोमेरेज का मतलब हुआ कि यहाँ आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समावयता, समावयता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक एल्डोफार्म होता है जो कि कीटोज में चेंज हो रहा है। यहाँ जो एल्डोफार्म है, ग्लूकोज हमारा एल्डोफार्म है और ये जो हमें मिल रहा है फ्रक्टोज, ये हमारा कीटोफार्म है। तो देखते हैं क्या है फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। तो आप लोगों को फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता होगा कि ऊपर CH2OH, नीचे CH2OH होता है, लेकिन यहाँ फास्फेट 6 पोजीशन पे लगा हुआ है तो ये फास्फेट रहेगा। और फिर दूसरे पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O, उसके बाद सेम वही प्रक्रिया OH, ठीक। इस तरह से हमारा कंपाउंड मिलेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब जब तीसरा स्टेप हम लोग देखेंगे साथियों, तीसरे स्टेप में क्या होता है, फिर तीसरे स्टेप में एक ATP मॉलिक्यूल आता है और फ्रक्टोज से रिएक्ट करता है और फिर ADP यानी एडेनोसिन डाइफास्फेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यह सब प्रक्रिया किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है साथियों? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फास्फो क्योंकि फास्फेट का रिमूवल या एडिंग हो रहा है यानी फास्फेट का चेंज हो रहा है, फास्फेट चेंज हो रहा है तो फास्फो हो गया। फ्रक्टोज किस में चेंज हो रहा है? फ्रक्टोज में, तो इसलिए फ्रक्टो हो गया। काइनेज तो आप लोगों को बता ही दिए कि ये ऐड भी करता है और रिमूव भी करवाता है। तो इस तरह से जब एक ATP और ऐड होगा तो वो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होगा। तो इस तरह से जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। क्या बनेगा साथियों? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। क्यों? क्योंकि देखिए पहले पोजीशन पे फास्फेट है और 6 पे, तो इसलिए 1,6, कितने फास्फेट हैं? 2, इसलिए हो जाएगा डाइफास्फेट। फिर साथियों अब क्या हुआ, 2 फास्फेट हुए, 2 फास्फेट हमारे फ्रक्टोज में जुड़ गए। अब इनको अगर काटा जाए 3 कार्बन कंपाउंड में तो बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फास्फेट दोनों में बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अब एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है एल्डोलेज, जो कि एक हथौड़े की तरह होता है, जो कि इस पे फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट पे जब गिरता है तो ये 2 कंपाउंड में टूट जाता है। कौन कौन? पहला हमारा है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? CHO C CH2OP, क्योंकि 1 2 3 हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो कहाँ होगा? फास्फेट हमारे तीसरे पोजीशन पे ऐड होगा। और दूसरी तरफ बनता है DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, एसीटोन का मतलब ये कीटो फॉर्म होता है, CH2OH CH2OP और C डबल बॉन्ड O। अब साथियों ये एक एंजाइम ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज से
DHAP जो होता है 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होते रहता है, यानी चेंज होते रहता है। अब यहाँ ट्रायोज क्यों लगा है, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और फास्फेट तो है ही। आइसोमेरेज क्योंकि आइसोमेराइज हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ एंजाइम जो होगा ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये क्या है हमारा साथियों, 4th स्टेप है। ये हमारा क्या है, 4th स्टेप है। फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5th स्टेप। तो साथियों 5th स्टेप जो होता है हमारा क्या है, 5th स्टेप, ये क्या होता है, इसे हम लोग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्योंकि इसमें जो हमारा 3PGA होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, फास्फेट एक और ऐड होता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट भी ऐड होता है। तो इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है हमारे 3PGA का, और फास्फोरिलेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ फास्फेट का एडिंग होता है। तो इस तरह से ये होता है हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्या होता है, 2 NAD मॉलिक्यूल आता है, और ये क्या करता है, हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड से 2H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिमूव करता है, और इसे कन्वर्ट कर देता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट या फिर 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। जब किसी एसिड से H+ आयन निकाल दिया जाता है साथियों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 8 लगा देते हैं। किसी जैसे ग्लिसरिक एसिड से निकाला है तो ग्लिसरेट हो गया, मैलिक से निकालेगा तो मैलेट हो जाएगा। तो इस तरह से एंजाइम देखते हैं क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का काम ही होता है साथियों हाइड्रोजन को रिमूव करना। और कहाँ से रिमूव कर रहा है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से, इसलिए इस एंजाइम का नाम हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब हमारा फाइनल कंपाउंड मिला साथियों 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये देखिए ये 2 मोल है, क्यों, क्योंकि हमारे 2 मोल बन रहे हैं ना, क्योंकि DHAP जो है 3PGA में ही कन्वर्ट हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा ये 7वां स्टेप होगा, कितना, 6ठा स्टेप। ये हमारा क्या होगा, 6ठा स्टेप हो जाएगा, ठीक, ये हमारा हो जाएगा 6वां स्टेप। इसमें क्या होता है साथियों, ये 7वां स्टेप होगा हमारा, 6ठा स्टेप नहीं होता, 7वां स्टेप होगा, ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है साथियों कि 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है इसमें, 2 ADP मॉलिक्यूल, 2 एडेनोसिन डाईफॉस्फेट आते हैं, और 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट से क्या करते हैं, एक फास्फेट को रिमूव कर देते हैं, जो कि फास्फेट पोजीशन नंबर 1 पे होता है, उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो है वो मिलता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, COOH CH2OP। तीसरे पोजीशन पे फास्फेट हो गया। एसिड क्यों है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH है, और ग्लिसरिक तो जान ही रहे हैं, इसको ग्लिसरिक एसिड कहते हैं। और किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ये फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। फास्फोग्लिसरिक एसिड कहाँ से हमारा ये फास्फेट निकलता है, ग्लिसरिक एसिड से, तो इसलिए फास्फोग्लिसरिक एसिड और काइनेज। फिर अब हम लोग देखते हैं साथियों, ये हमारा क्या हो जाएगा, 8वां स्टेप हो जाएगा। 8वें स्टेप में क्या होता है साथियों कि इसमें अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इसमें होगा म्यूटेशन, यानी म्यूटेज एंजाइम लगेगा। तो कौन सा एंजाइम होता है, फास्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है साथियों वो कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि जो ये फास्फेट होता है ये तीसरे पोजीशन पे होता है, ये यहाँ से क्या करता है दूसरे पोजीशन पे चला जाता है, और ये हाइड्रोजन हमारा तीसरे पोजीशन पे आ जाता है। इस प्रकार क्या होता है हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, COOH HCOP और CH2OH, ये हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अब हमारा 9th स्टेप क्या है साथियों, 9th स्टेप क्या आता है कि 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का निकलता है। कैसे,
यहाँ से OH और यहाँ से H, ये क्या होते हैं, निकल जाते हैं। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर यहाँ से OH और यहाँ से H, तो इन कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है। तो यही करते हैं, COOH COP और डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या होगा, फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं PEP, पेप भी कहते हैं। ये फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड होता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है, इनोलेज, इनोलेज। तो साथियों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा लास्ट स्टेप है, कौन सा, 10th स्टेप, स्टेप नंबर 10। इसमें क्या होता है साथियों कि हमारा जो पेप मिला था फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड, उसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ADP के रिएक्ट करते हैं और इससे हमें 2 ATP यानी 2 मॉलिक्यूल ATP का ऑब्टेन होता है। यानी फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड से फास्फेट को रिमूव किया जाता है और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाता है पाइरूविक एसिड। क्या है, पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं, 3 कार्बन खींच दिया, पहले पोजीशन पे COH और दूसरे पे C डबल बॉन्ड O और तीसरा CH3। इस तरह से साथियों हमारा पाइरूविक एसिड जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये कितने मोल बनेगा, 2 मोल बन जाता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है इस सिस्टम में साथियों, वो होता है पाइरूविक एसिड काइनेज। तो इस तरह से साथियों बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को हमने ग्लाइकोलिसिस समझाया है साथियों, और आप लोगों को जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं साथियों ATP का क्या है, कैलकुलेशन कैसे कैसे क्या ATP मिली हमें। तो देखिए साथियों हम टोटल ATP कंज्यूम्ड जो किए हैं इस प्रक्रिया में, जो टोटल ATP खर्च हुआ है वो 2 ATP हुआ। कहाँ कहाँ पे, पोजीशन नंबर 1 यानी रिएक्शन नंबर 1 में और रिएक्शन नंबर 3 में एक एक ATP जो है मॉलिक्यूल वो खर्च हुआ है। फिर हमने कितना ATP प्रोड्यूस किया है, इसमें कितना ATP प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ टोटल मत लगाइए, ATP प्रोड्यूस, कितने ATP प्रोड्यूस हुए हैं, तो 4 ATP। कहाँ कहाँ, पोजीशन नंबर 7th पे और पोजीशन नंबर 10th पे क्या है, 2 ATP मॉलिक्यूल प्राप्त हुए, 2 ATP मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हुए। तो अब अगर हम कहें नेट गेन यानी कुल कितना ATP हमें इससे प्राप्त हुआ, तो शुद्ध फॉर्म में तो वो 2 ATP, 2 ATP हमें प्योर फॉर्म में इस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से प्राप्त हुआ। अब NaDH2 कितना प्राप्त हुआ साथियों, ये NaDH2 जो है हमारा 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ, 2 मोल प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि 6 स्टेप जो हमारा है ग्लाइकोलिसिस का, वहाँ पे NAD प्लस जो है NaDH2 में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो साथियों इस तरह से हम ATP का भी कैलकुलेशन कर लिए। तो जो ये NaDH2 होता है साथियों, ये फिर हमारे आगे के प्रोसेस में जाता है ETS में, जहाँ पे ये कन्वर्ट होता है ATP में। और एक NaDH2 साथियों, एक NaDH2 जो है वो 3 ATP के बराबर होता है। ठीक, ये 3 ATP देता है कब, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रक्रिया हमारी ETS तक जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक। तो मिलते हैं साथियों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।